नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। कल हिंदी दिवस पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन किसी कारणवश उसे डाल नहीं पाया। मित्रों, बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं मैंने सोशल मीडिया पे देखी। किसी ने इसे साहित्यिक हिंदी, साहित्यकारों की हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी, पता नहीं क्या क्या कहा। वस्तुतः सच ये है कि 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस हम मनाते हैं वो राजभाषा हिंदी दिवस है। खैर, लोगों की चिंता इससे जुड़ रही है, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी विसंगति ये है कि हम आज़ादी के 75 साल पूरे तो कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अपनी किसी एक भाषा को हम अभी तक राष्ट्रभाषा कहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाए। राजभाषा के रूप में भी हिंदी संविधान में स्थापित तो है, लेकिन 15 साल के लिए जिस अंग्रेजी को उसके साथ रखा गया था 1965 में हट जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उसके हटने की कोई संभावना नहीं बनी है। तो इस विडंबना के बीच हमें कभी कभी याद आता है राम प्रसाद बिस्मिल की वो पंक्तियाँ जो उनकी राष्ट्रभक्ति के साथ साथ भाषा भक्ति के रूप में भी अभिव्यक्त हुई थी कि अगर फिर जन्म लूँ आकर तो हो भारत में ही आना, मुझे हो प्रेम हिंदी से, पढ़ूँ हिंदी, लिखूँ हिंदी, चलन हिंदी चलूँ हिंदी, पहनना ओढ़ना खाना, कि रहे मेरे भवन में रोशनी हिंदी चिरागों की, कि जिसकी लौ पे जलकर खाक हो बिस्मिल सा परवाना। ध्यान रखें, आज़ादी के लिए और आज़ादी के नाम पर अपनी देशभक्ति के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर देने वाले भारतेंदु ने भी कभी एक अलख जगाया था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। खैर, 1905 के स्वदेशी आंदोलन में हिंदी को स्वदेशी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया और हमारी संविधान सभा ने 1949 14 सितंबर को इसे राजभाषा के रूप में स्थापित किया और 11 अनुच्छेद इसके लिए निर्धारित किए। हमें मालूम होना चाहिए कि हिंदी शब्द आखिर स्थापित कैसे हुआ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए यही टॉपिक रख रहा हूँ, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके विविध अर्थ। मित्रों, यहाँ ध्यान रखें, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है कि वह वस्तु जो पहले से ही है लेकिन एक नए स्वरूप में स्थापित हुई, तो उस स्थापना को उसकी व्युत्पत्ति कहेंगे। भारत देश के नाम या विशेषण निरंतर बदलते रहे हैं। ब्रह्मवर्त, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, उत्तरापर्त, दक्षिणापर्त तथा भारत इसके पुरातन नाम हैं। हिंद तथा हिंदुस्तान शब्द भी प्राचीन काल से व्यवहृत होते रहे हैं। ये शब्द ईरानी संपर्क से व्युत्पन्न हुए हैं। इनमें भी हिंद शब्द को विद्वानों ने हिंदुस्तान से पुरातन माना है। पारसियों की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक दशातीर में हिंद शब्द मिलता है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के मतानुसार ईरान के लोग महर्षि वेदव्यास के समय में ही इस देश को हिंद कहने लगे थे। ईरान के शाह गस्तस के काल में वेदव्यास के ईरान जाने का उल्लेख मिलता है। वहाँ के शाह ने ईरान के महान दार्शनिक जरथुस्त्र से उनकी भेंट कराई थी। बाबू श्याम सुंदर दास ने ईरानियों की धार्मिक पुस्तक दशातीर से एक आयत जिसमें हिंद शब्द प्रयुक्त हुआ है को उद्धृत कर उक्त मान्यता का समर्थन किया है। उद्धृत आयत है, अकनु विरहने व्यास नाम अजहिंद आमद बस दाना के आकिल चुनानस्त। उक्त पुस्तक का रचना काल लगभग 3000 ईसा पूर्व माना गया है। फारसी भाषा के विद्वानों के अनुसार भारत के लिए हिंद शब्द का सुनिश्चित प्रयोग बादशाह दारा 526 से 485 ईसा पूर्व के समय से मिलता है। वस्तुतः दारा के समय में सिंधु नदी का समीपवर्ती पश्चिमी क्षेत्र ईरानियों के अधीन था। और ध्यान रखें, पूर्वी क्षेत्र आर्य लोगों के अधीन था जिन्हें हिंदू कहा गया। अतः उनके मध्य पुरातन काल से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध होने से
शब्दों का आदान प्रदान होना भी स्वाभाविक था। इसी प्रसंग में हिंद शब्द का उद्भव और विकास भी ईरान के संपर्क से सिंधु शब्द से समायोजित किया जाता है। ऋग्वेद में सिंध एवं सप्त सिंधवा शब्द नदी और 7 नदियों के निमित्त अनेक बार तथा विशिष्ट प्रदेश के अर्थ में एक बार प्रयुक्त हुआ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्राचीन ईरानी साहित्य में हिंद शब्द सिंधु नदी तथा उसके आसपास के प्रदेश के निमित्त प्रयुक्त हुआ है। एक प्रदेश विशेष की संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग महाभारत में भी मिलता है। संभवतः यह शब्द याजकों के साथ ईरान पहुँचे और वहाँ हिंदू तथा हप्त हिंदवा या हप्त हिंदवो अवेस्ता नामक पुस्तक में रूप में प्रचलित हुए। ध्यान दें कि भारतीय आर्य भाषा की स ध्वनि ईरानी में ह ध्वनि के रूप में बोली जाती है। जैसे सप्त को हप्त, अहुर को असुर। ध्यान रखें, आप हफ्ता जो बोलते हैं, ये हफ्ता शब्द मूलतः हफ्ता है, जो हिंदी में प्रचलित सप्ताह का ही ईरानी स्वरूप है। प्राचीन पहलवी में हिंदू, हिंदुक और हिंदू शब्द मिलते हैं। मध्यकालीन ईरानी में प्रचलित विशेषण प्रत्यय ईक जोड़कर हिंद धन ईक बराबर हिंदी, फिर हिंदी शब्द बना। बाद में अंतिम वर्ण का लोप होने से हिंदी शब्द हिंद के विशेषण के रूप में प्रचलित हुआ। अतः हिंदी शब्द का मूल रूप हिंद ही माना जा सकता है। उक्तानुसार हिंदी शब्द का मूल अर्थ होगा हिंद का, अर्थात भारतीय। व्याकरण के अनुसार इसे योगरूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे नाम अन्य बहुत से देशों के लिए प्रचलित हैं, जैसे जापानी, चीनी, नेपाली, भूटानी, रूसी, अमरीकी, अफ्रीकी आदि। धीरे धीरे हिंद शब्द देश बोधक से निवासियों का बोधक बना। आरंभ में यहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुओं की पहचान हेतु भी इसका प्रयोग हुआ। जैसे कि अरबी तथा फारसी भाषा में हिंदी शब्द एक विशेष तलवार जो भारतीय इस्पात की बनी होती थी हेतु प्रयुक्त होता था। मिस्र में मलमल के लिए हिंदी शब्द डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयुक्त होता था। अरबी भाषा के पुराने साहित्य में साज, जय हिंदी, तेजपत्ता, अध हिंदी, अगरू और तमर हिंदी, इमली प्रभृति शब्द मिलते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रारंभ में हिंदी शब्द देश एवं वस्तु बोधक था। ईरानी संपर्क से ग्रीक भाषा में हिंदी शब्द प्रचलित हुआ। फिर इसी से ग्रीक भाषा में इंडिके या इंडिका, लैटिन भाषा में इंडिया तथा अंग्रेजी भाषा में इंडिया शब्द प्रचलित हुए। अब ध्यान रख लें कि आप बार बार कहते हैं कि इंडिया अंग्रेजी का शब्द है, इसे हटाना चाहिए। ये हिंदी शब्द से ही व्युत्पन्न होने वाला शब्द माना जाना चाहिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं में हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। मुसलमानों के आगमन तक यहाँ भाषा के लिए भाषा या भाखा शब्द प्रचलित थे, जो 1800 ईस्वी के बाद भी प्रचलित रहे। जहाँ संस्कृत ग्रंथों की टीका को भाषा टीका कहा गया, वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी अध्यापन हेतु नियुक्त लल्लूलाल एवं सदल मिश्र को भाखा मुंशी या भाषा मुंशी कहा गया। ध्यान रखें, आज की जो कॉलेज स्तर की पढ़ाई है, उसके प्रारंभिक हिंदी के जो लेक्चरर, व्याख्याता या प्रोफेसर आप कहेंगे तो ये लल्लूलाल और सदल मिश्र ही थे। मुसलमानों के आगमन 13वीं-14वीं शताब्दी ईस्वी के साथ मध्य देश की जनभाषा की बोली, जन सामान्य की बोली या भाषा के लिए हिंदी, हिंदवी और हिंदवी प्रभृति नाम प्रचलित हुए। संभावना है कि जिस भाषा को भारत के प्राचीन रचनाकार भाषा या भाखा कहते थे, उसी को तुर्क, अरबी और फारसी लोगों ने हिंदी कहा। डॉक्टर शिवराज वर्मा के अनुसार प्रारंभ में काव्य साहित्य की भाषा तथा साधारण बोलचाल की भाषा को हिंदी के नाम से अभिहित किया गया हो, यह भी संभावना है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का आरंभिक प्रयोग कलील दिमना नामक पुस्तक में पंडित विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र की भाषा के लिए हुआ है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। पहलवी अर्थात पुरानी ईरानी। नरेश नौशेरवां 531 से 579 ईस्वी के दरबारी कवि बरजवय या बरजुया या बजरोया ने
भारत आकर यह अनुवाद पहलवी अर्थात प्राचीन ईरानी भाषा में किया। विद्वान मंत्री बरजुर महर ने वस्तुतः जिन्होंने अनुवाद करवाया था ने उक्त पुस्तक की भूमिका में लिखा है। अनुवाद ज़बान हिंदी से किया गया है। ईरानी अनुवाद की लोकप्रियता के बाद इस ग्रंथ का अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ और सभी में इसकी भाषा को ज़बान हिंदी कहा गया। 7वीं सदी से 10वीं सदी तक यह शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा की संज्ञा के रूप में निरंतर प्रयुक्त होता रहा। बाद के मुसलमान रचनाकारों ने ज़बान हिंदी के स्थान पर हिंदी और हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। दक्षिणी रचनाकारों ने भी हिंदी शब्द का प्रयोग 1496 ईस्वी से 1635 ईस्वी तक निरंतर भाषा के लिए ही किया है। 17वीं सदी के बाद इसका व्यापक प्रयोग आरंभ हुआ। यद्यपि हिंदियों ने भी इसे धीरे धीरे अपनाया, परंतु प्रारंभ में इसका व्यापक प्रयोग मुसलमानों ने ही किया। कालांतर में इसके पर्यायवाची के रूप में एक और शब्द हिंदुस्तानी प्रचलित हुआ। अनेक विद्वानों ने इसकी व्युत्पत्ति अंग्रेजों के प्रभाव से मानी है, किंतु बाद के शोध से यह स्पष्ट हुआ कि यह शब्द उनके यहाँ आगमन से पूर्व ही प्रचलित था। शाहजहां 1627 से 1694 ईस्वी के समय की पुस्तकों तारीख फरिश्ता तथा बादशाह नामा में इसका प्रयोग मिलता है। इससे भी पूर्व स्वामी प्राणनाथ 1581 से 1694 ईस्वी ने अपनी पुस्तक उलझम स्वरूप में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग भाषा के लिए किया, परंतु सत्य यह है कि यूरोपीय लोगों ने हिंदुस्तानी शब्द का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग किया। डच पादरी जे केटलियर 1715 ईस्वी ने अपने देशवासियों की सुविधा हेतु हिंदी का जो व्याकरण लिखा उसे हिंदुस्तानी ग्रामर कहा। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा विभाग के अध्यक्ष गिल क्राइस्ट ने भारत की प्रमुख भाषा को हिंदुस्तानी कहा और इससे संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी। फ्रेंच विद्वान गार्सन रट्टासी ने भी भारत की प्रमुख भाषा के लिए हिंदुई, हिंदवी एवं हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। ध्यान रखें, यही हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक हैं गार्सन रट्टासी। 18वीं सदी में जब उर्दू का प्रयोग एक भाषा विशेष के लिए रूढ़ हो गया, तब उर्दू और हिंदी के मिले जुले रूप को हिंदुस्तानी कहा गया। किंतु 19वीं सदी के अंतिम चरण में हिंदी उर्दू को लेकर जब मतभेद आरंभ हुआ, तब हिंदी समर्थकों ने केवल हिंदी शब्द के प्रयोग पर बल दिया। 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा तथा 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई। किंतु गांधी जी हिंदुस्तानी के प्रबल पक्षधर थे, क्योंकि वे भाषा विवाद को राष्ट्रीय एकता के लिए घातक समझते थे। इसके लिखित रूप के लिए वे देवनागरी और फारसी लिपियों का प्रचलन चाहते थे, लेकिन भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा मान लेने से हिंदुस्तानी का औचित्य समाप्त हो गया। इस संदर्भ में उल्लेखनीय कि आरंभ में संविधान सभा की कार्यवाही हिंदुस्तानी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में चलाने का निर्णय लिया गया था, किंतु 15 और 16 जुलाई 1947 ईस्वी को संशोधन द्वारा हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द स्वीकृत हुआ। फिर भी संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी की समृद्धि हेतु हिंदुस्तानी से भी रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करने का संघ को निर्देश दिया गया है। गिल क्राइस्ट के समय तक हिंदुस्तानी शब्द प्रचलित रहा, किंतु बाद में अंग्रेज विद्वानों ने धीरे धीरे हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग आरंभ किया। 1812 ईस्वी में कैप्टन टेलर ने फोर्ट विलियम कॉलेज का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हुए हिंदी शब्द का आधुनिक अर्थ में संभवतः प्रथम प्रयोग किया। तदुपरांत 11 अक्टूबर 1824 ईस्वी को विलियम प्राइस ने स्वयं को हिंदी का प्रोफेसर कहा और ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हिंदुई, हिंदवी, ठेठ हिंदी आदि नामों के बदले हिंदी नाम को उपयुक्त माना। उनके अनुसार अत्यधिक प्रचलित होने के कारण हिंदी का रूप ही अपेक्षित है। हिंदी के लगभग सभी शब्द संस्कृत के हैं और हिंदुस्तानी के अधिकांश शब्द अरबी फारसी के। अन्य अंग्रेज विद्वानों के साथ ही प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी हिंदी को भारत की सामान्य जनभाषा कहा है। वर्तमान में यही हिंदी, जो खड़ी बोली के रूप में विकसित हो रही है, भारत संघ की राजभाषा है। अब देख लें आप कि भाषा के रूप में हिंदी के विविध अर्थ। तो हिंदी के 3 अर्थ तो पहले क्लियर हो गए, स्थान बोधक, जाति बोधक और भाषा बोधक।
भाषा में भी हिंदी के कई नाम प्रचलित हैं। कैसे, इसको देखते हैं। ईरान के संपर्क से अस्तित्व में आया हिंदी शब्द प्रारंभ में क्षेत्र बोधक था, बाद में यह यहाँ की वस्तुओं और निवासियों का बोधक बना। अंततः यह भाषा के लिए प्रयुक्त होकर रूढ़ हो गया, परंतु हिंदी भाषा के संदर्भ में भी संप्रति इसके 3 अर्थ मिलते हैं। नंबर 1, व्यापक अर्थ। अपने व्यापक अर्थ में हिंदी बाबू श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार हिंदी प्रदेश, अभी ये क्लियर करेंगे, में बोली जाने वाली समस्त 18 बोलियों की प्रतिनिधि भाषा है। ये बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी में 5, खड़ी बोली बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली, पूर्वी हिंदी अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। नंबर 3, पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी नेपाली, मध्यवर्ती पहाड़ी जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली ये एक वर्ग में तो हैं, परंतु इनमें पर्याप्त अंतर है, फिर भी अभी इन्हें अलग अलग नहीं किया गया है। और पश्चिमी पहाड़ी जिसे सिरमौरी या जौनसारी कहते हैं। नंबर 4, राजस्थानी 4 बोलियां, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी और दक्षिणी राजस्थानी मालवी तथा बिहारी 3, मैथिली मगही और भोजपुरी। अतः हिंदी भाषा का उद्भव सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जा सकता है, जिसमें कुल बोलियों की संख्या अगर आप लें तो पहले 3, 5 और इसके बाद 3 और 8 और 3 पहाड़ी की 11 और 4 राजस्थानी 15 और 3 बिहारी 18 बोलियां आएंगी। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास में जो हिंदी शब्द प्रयुक्त होता है उसका यही अर्थ है, अर्थात 18 बोलियों के साहित्य का इतिहास का सामान्य अर्थ। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं सुनीत कुमार चटर्जी प्रभृति भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार केवल पूर्वी हिंदी एवं पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही हिंदी में स्वीकार करना चाहिए। अतः इनकी मान्यताओं के धरातल पर हिंदी को मात्र 8 बोलियों, पश्चिमी हिंदी की 5 और पूर्वी हिंदी की 3 की प्रतिनिधि भाषा मानते हुए उसका उद्भव सौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जा सकता है। जब हम हिंदी का भाषा विज्ञान कहते हैं तो उसमें जो हिंदी शब्द प्रयुक्त है उसका यही अर्थ है, अर्थात 8 बोलियों का भाषा विज्ञान। विशिष्ट अर्थ। हिंदी भाषा का सांप्रतिक आशय है खड़ी बोली हिंदी। भारतीय संविधान में इसे भारत संघ की राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 तक अर्थात कुल 11 अनुच्छेद एवं 8वीं अनुसूची में देश की प्रमुख 22 बोलियों के अंतर्गत स्थान दिया गया है। पर निश्चित हिंदी, मानक हिंदी, व्यावहारिक हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में व्यवहृत होने वाली यही हिंदी आज देश के लगभग 42% लोगों की मातृभाषा है। साथ ही 30% लोगों को इसका व्यावहारिक ज्ञान है और इसी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने की चर्चा चल रही है। जब हम कहते हैं हिंदी का समाचार पत्र तो उसमें प्रयुक्त हिंदी शब्द का यही अर्थ है। आगे देखें हम लोग विशेष में कि संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 बोलियों या भाषाओं का उल्लेख था। इनकी संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। यह हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी आई जो 1967 में संविधान के द्वारा सम्मिलित हुई। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो 1992 में सम्मिलित हुई और बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली जो 2003 में सम्मिलित हुई। इस प्रकार 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 बोलियां जो हैं उन्हें आप इस देश की राष्ट्रबोली या राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, विशेष रूप से अंकित कर लें। अब हम हिंदी प्रदेश का उल्लेख और कर लें कि हिंदी देश के जिस भूभाग में मातृभाषा के रूप में प्रचलित उसे हिंदी प्रदेश कहते हैं। यह देश का वह भूभाग है जहाँ की व्यावहारिक भाषा अर्थात शासन, साहित्य और शिक्षा तथा विचार विनिमय की प्रधान भाषा इस समय खड़ी बोली हिंदी है। संविधान के अनुसार अग्रांकित राज्य हिंदी प्रदेश में आते हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड तथा छत्तीसगढ़। साथ ही केंद्र शासित
क्षेत्र चंडीगढ़, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भाग भी हिंदी भाषा भाषी हैं। नेपाली की निकटता दृष्टिगत होने से हिंदी प्रदेश का क्षेत्र विस्तार जो है वो और भी बढ़ गया है। तो इस प्रकार मित्रों, हिंदी शब्द की विकास यात्रा पर मैंने एक ये वीडियो बनाया। आशा है कि आपको ये परिचयात्मक लगेगा। अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को भी सूचित करें। थैंक यू।